हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आप देख रहे हैं कि आज मैं डिस्कस करूंगी साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बहुत आराम से डिस्कस करूंगी। आप सुनते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। स्लाइड्स इंग्लिश में दी हुई हैं, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगी। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको नई नई लीगल अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करें। साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इस टॉपिक को बोलने से पहले मैं सबसे पहले सर आइवर जेनिस का एक बोलना चाहूँगी, जो उन्होंने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान कहा है। जेनिंग्स ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और उनकी ये बात बिल्कुल ठीक भी है। मेरी पहली ही हेडिंग है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान क्या है? संसार का सबसे बड़ा संविधान है। संसार में अन्य कोई भी संविधान इतना विस्तृत रूप में नहीं है। अमेरिका का संविधान तो केवल 10 पन्नों तक ही सीमित है। जो ओरिजिनल संविधान था, मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स से आप याद रखेंगे? 395 आर्टिकल्स से 22 भागों में डिवाइड था और उसमें 8 शेड्यूल था। धीरे धीरे अमेंडमेंट के द्वारा अब इस समय प्रेजेंट टाइम में 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि लार्ज होता जा रहा है। ओरिजिनल में से अभी तक की पोजीशन मैंने आपको बताई। हमारे यहाँ सेंटर और यूनियन में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अधिकतर जो परिसंघ होते हैं वहाँ केंद्र और क्षेत्रीय इकाइयों के अलग अलग संविधान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के संवैधानिक उपबंध हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दोनों के लिए एक ही है, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो। दूसरा कि बहुत सारी अलिखित संवैधानिक परंपराओं को भी हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलिखित हैं लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शामिल किया गया है। संविधान के एक चैप्टर में तो पूरा ही आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमने फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्राम पंचायत को भी जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा, और 1992 में नगर पालिकाएँ गठित करने के लिए भी पार्ट 9A जोड़ दिया गया था। तो ये हमारा संविधान, आप समझ गए कि इतना बड़ा संविधान क्यों कहा गया है, कि इतनी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सर जेनिंग्स ने भी कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लॉयर्स पैराडाइज कहा। आप याद रखेंगे स्टेटमेंट सर जेनिंग का कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, लॉयर पैराडाइज है। तो देखिए, हर एक देश की जो परिस्थिति होती है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वहाँ की सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के अनुसार बनाया जाता है। चूँकि सभी देशों की हिस्ट्री, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, इसलिए प्रत्येक देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसके कारण एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट होता है। इसीलिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे डिफरेंट है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लार्ज है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूँगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वर्ड्स जोड़े गए हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, प्रियम्बल। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें कह सकते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान का एक दर्शन निहित है। जो प्रियम्बल है वो डिक्लेरेशन करता है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य होगा। कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अब मैं एक एक वर्ड्स को आपको डिस्क्राइब करूंगी। पहला मैं वर्ड ले रही हूँ सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न। देखिए, सॉवरेन मतलब उस स्टेट को कहते हैं जो बाहरी कंट्रोल से पूरी तरीके से मुक्त हो और अपने लिए वो इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी को खुद डिसाइड करता हो, आंतरिक और बाहरी नीति को स्वयं निर्धारित करता हो, और इंडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है।
सरकार आंतरिक और बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। और प्रभुत्व संपन्न जो शब्दावली है वो इस बात को इंगित भी करती है कि भारत किसी बाहरी अथॉरिटी के अधीन नहीं होगा। भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद के समान प्रभुत्व संपन्न नहीं है। भारत सरकार के सारे अंग संस्थाएं अपने अधिकारों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्राप्त करती है। जो यद्यपि आप कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, किंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की इस शक्ति का प्रयोग संविधान द्वारा जो निर्धारित एक लिमिटेशन है उसके अंदर ही किया जाएगा। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, एक प्रक्रिया बता दी गई है, और इस प्रक्रिया को अपनाने के साथ ही संविधान संशोधन की शक्ति को इस प्रकार से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाए। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक केस भी बता रही हूँ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 SCC 225 कि कहा गया कि कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जाएगा। और केशवानंद भारती के केस को आप पढ़ने के लिए मेरा एक पूरा एक वीडियो अपलोड है, आप उसको पूरा वीडियो सुन सकते हैं जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। देखिए, सतही तौर पे कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रभुत्व संपन्न दृष्टिगोचर होता है कि क्योंकि ये भारत की सर्वोच्च विधि है। जो उद्देशिका है वो प्रभुत्व संपन्न भारतीय नागरिकों में निहित है, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। यदि किसी भी समय इंडियन सोसाइटी को महसूस होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनकी नीड्स और होप को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहा है, तो भारतीय नागरिक आवश्यक समझेंगे तो क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसीजर अपना सकते हैं जिसके द्वारा एक नई प्रणाली स्थापित की जाती सकती है जो भारतीय नागरिकों के उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल है। देखिए, कुछ समय तक प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन ये विचारधारा केशवानंद भारती वाद के बाद परिवर्तित हो गई और बाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि केशवानंद भारती के केस में मान लिया गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये आपको पूरा वर्ड समझ में आ गया होगा कि प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। अब मैं दूसरा वर्ड डिस्कस करने जा रही हूँ, समाजवाद, सोशलिस्ट। तो देखिए, जो संविधान का जो मूल प्रारूप था उसमें जो प्रियम्बल में समाजवाद शब्द निहित नहीं था। ये जो शब्दावली है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रियम्बल में समावेश की गई है। इसका मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और हमने सोशलिस्ट वर्ड को ऐड कर दिया। देखिए, संशोधन के पूर्व भारतीय संविधान में समाजवादी विचारधारा समावेशित नहीं थी। ये जो थॉट्स थे संविधान के मूल प्रारूप में ही थे केवल। देखिए, ये संशोधन केवल इस मत को शक्ति देने के लिए किया गया था कि भारतीय संविधान में जो सोशलिस्ट थॉट्स हैं वो निहित हैं। देखिए, सोशलिस्ट की परिभाषा करना तो बहुत कठिन है। भारत ने स्पेशल तरीके के सोशलिस्ट को अपनाया है। हम जिसे नाम दे सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का। यहाँ पर पर्सनल एक्टिविटी को भी बराबर महत्व दिया गया है। देखिए, अगर समाजवाद का मतलब आपको सोशलिस्ट का मतलब याद नहीं रहता तो एक लाइन में आप याद कर सकते हैं कि इस शब्द का मतलब होता है कि जो प्रोटेक्शन के जो सोर्सेज होते हैं वो या तो राज्य के हाथ में होंगे या उसके कंट्रोल में होंगे। क्योंकि हमारा जो सोशलिस्ट है, इंडियन सोशलिस्ट जो है वो एक अनोखा है। यहाँ पर मिक्स इकोनॉमिक पर जोर दिया गया है और पर्सनल एक्टिविटी को भी बराबर महत्व दिया गया है। तो आपने इसको भी समझ लिया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर रही हूँ, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष शब्दावली भारतीय संविधान के मूल प्रारूप की उद्देशिका में प्रयोग नहीं की गई थी। ये भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको समावेशित किया गया। देखिए, सेकुलरिस्ट का मतलब होता है कि भारतीय संविधान धर्म विरोधी है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं, नहीं, भारतीय संविधान जो क्या है, पंथ निरपेक्षता धर्मों के प्रति एक पॉजिटिव रवैया अपनाती है। ये सभी धर्मों का आदर करती है, ना तो ईश्वर के प्रति झुकी है और ना ही ईश्वर से कह सकते विमुख है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है, सेकुलरिज्म का अर्थ है कि ऐसा राज्य जिसमें कोई धर्म राजधर्म ना हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सब धर्म समानता का दर्जा रखते हैं
और भारतीय संविधान में जितने भी मूलभूत अधिकार हैं, कुछ अधिकार धर्म और पूजा की स्वतंत्रता को प्रोटेक्शन भी देते हैं और धर्म के आधार पर विभेद को असंवैधानिक घोषित करते हैं। तो हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष का मतलब एक ऐसा राष्ट्र जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता तो प्रदान नहीं करता, लेकिन सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करता है। यहाँ पर सभी धर्मों को बात की गई है कि और आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं सेकुलरिज्म के लिए। तो आप ये याद रखेंगे, अगर एक एक लाइन में आपको याद रखना हो तो आर्टिकल 25 में बताया गया था कि सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में विशेष धर्म की प्रोन्नति के लिए राज्य कर नहीं लगा सकता। आर्टिकल 28 में अनिवार्य धार्मिक पूजा या शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक ट्रेनिंग के बारे में प्रोविज़न दिया गया है। देखिए, इन प्रोविज़न के अतिरिक्त आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत धर्म के आधार पर विभेद करना एकदम वर्जित है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, सेकुलरिज्म है, ये भी एक साबित हो गई बात। अब मैं आपको वर्ड डिस्कस करने जा रही हूँ डेमोक्रेटिक। तो आप एक एक शब्द याद करते हुए चलेंगे। लोकतंत्रात्मक, देखिए डेमोक्रेटिक पदावली इस बात को इंगित करती है कि भारतीय संविधान एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जो जनता की इच्छा द्वारा अपनी अथॉरिटी को प्राप्त करेगा। जो शासक है वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे और उनके प्रति उत्तरदायी होंगे। वास्तविक शक्ति देखिए जनता में ही निहित होगी, चाहे वो राज्य सरकार की विषय हो या केंद्र सरकार का। तो अगर एक शब्दों में याद करना हो डेमोक्रेटिक, तो आप याद करेंगे कि एक ऐसी सरकार जिसकी पूरी अथॉरिटी जनता में ही वेस्टेड होती है, पब्लिक में ही वेस्टेड होती है। देश का प्रशासन सीधे पब्लिक द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और ये रिप्रेजेंटेटिव अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए पब्लिक के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जनता क्या करती है, नए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। इसी उद्देश्य के लिए संविधान क्या करता है, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान करता है। और आपने समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो अब नेक्स्ट वर्ड को रिपब्लिक को डिस्कस करेंगे, गणतंत्र। और गणतंत्र के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि ये शब्द इस बात को इंगित करता है कि जो भारत है, राज्य का प्रमुख एक ऐसा एग्जीक्यूटिव होगा जो जनता के द्वारा कुछ समय के लिए चुना जाएगा। रिपब्लिक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये रिपब्लिक में क्या होता है कि क्योंकि कोई राज्य प्रमुख वंशानुगत महाराज नहीं होता है, यहाँ पर जनता के द्वारा ही व्यक्ति चुनकर आता है जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है। अब आगे नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदीय ढंग की सरकार, संसदीय प्रणाली में जो एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका उत्तरदायी होती है और एक निर्वाचित लेजिस्लेटिव के प्रति, और एग्जीक्यूटिव उस समय तक सरकार में रहती है जब तक उसे लेजिस्लेटिव का विश्वास प्राप्त होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में का एक आवश्यक तत्व क्या है, आप याद रखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होगी। जो प्रेसिडेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमुख होगा और नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं, कार्यपालिका की मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, जिसका जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिसे लोकसभा कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद हैं सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। और लोकसभा में जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं सदस्य। यही दशा राज्य सरकारों की भी होती है। देखिए, ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली की सरकार है और वहाँ का जो महाराजा है वो नाम मात्र का प्रधान है। असंसदीय सरकार जो होती है वहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के द्वारा हटाई नहीं जा सकती। और इस प्रकार की सरकार कहाँ पर है, अमेरिका में है। आप याद रखेंगे कि जो नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो अमेरिका में है और वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो हटाई नहीं जाएगी। जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रधान नहीं होता है, वो वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और राष्ट्रपति और उसकी कैबिनेट लेजिस्लेटिव के प्रति ना तो रिस्पॉन्सिबल होती है और ना ही लेजिस्लेटिव के द्वारा कंट्रोल होती है। जो राष्ट्रपति की कैबिनेट के जो संपूर्ण सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं
और राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें पद से हटा सकता है। तो अमेरिका में आप स्थिति डिफरेंट है कि वहाँ पर सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है और जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पर्सनल रूप से प्रेसिडेंट के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और राष्ट्रपति उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार ही उन्हें पद से हटा सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटेन की संसदीय प्रकार की सरकार को अंगीकृत किया है। तो हमारे यहाँ कौन है, आपको बता दिया कि राष्ट्रपति नाम मात्र का है और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास है, प्रधानमंत्री के पास है और ये जनता के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो भारतीय संविधान ने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट की स्थापना की, यह व्यवस्था यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में एक सी है। तो आप बिल्कुल सब चीज़ें इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट मैं अब आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि ए पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल। तो भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, इसका मतलब कठोर भी है और लचीला भी है, क्योंकि इसके कुछ जो उपबंध हैं वो संसद द्वारा विधि निर्माण की समान प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जाते हैं और इसके साथ कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिनका संशोधन सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित विधि द्वारा संशोधित किए जाएंगे। और कुछ प्रोविज़न के लिए कम से कम आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन भी होना चाहिए। अगर कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं इसमें तो अमेंडमेंट तब हो सकता है जब कम से कम आधे स्टेट्स अपना रेक्टिफिकेशन दे दें। और प्रोफेसर हियर ने भी कहा है कि जो भारतीय संविधान है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का और रिजिड का एक अनोखा बैलेंस है। दोनों चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि भारतीय संविधान के जो कुछ प्रोविज़न हैं वो संसद विधि निर्माण की समान प्रक्रिया द्वारा भी संशोधित कर सकती है। जैसे कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद को विधि बनाकर राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये विधि बनाकर राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है और इन दोनों अनुच्छेदों के द्वारा बनाई गई विधि संसद प्रथम और 4th शेड्यूल में संशोधन कर सकती है तथा अन्य अमेंडमेंट भी कर सकती है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार आर्टिकल 169 के अंतर्गत संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य में विधान परिषद समाप्त कर सकती है, बना सकती है। आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 169 में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बनाकर राज्य में विधान परिषद समाप्त कर सकती है या बना सकती है। और आर्टिकल 239A के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद की स्थापना भी कर सकती है। देखिए, आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जहां पर 2/3 बहुमत से पारित विधि द्वारा ही संशोधित किए जाएंगे और कम से कम आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन और सहमति भी होनी चाहिए। तो कौन कौन से हैं ये भी याद रखेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54, 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 73, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 162 और संघ न्यायपालिका 124 to 147, राज्य के उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 to 231, संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 241, विधायी शक्तियों का वितरण आर्टिकल 245 to 255 और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 4th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368। तो देखिए 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ऐसा कोई संशोधन किया ही नहीं जा सकता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। और उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय की जो पुष्टि थी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के मामले में भी कर दी थी। तो इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है कुछ रिजिड हैं और कुछ फ्लेक्सिबल है, ये प्रूव होता है। तो अब आपको मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगी फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए संविधान के भाग 3 में कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से राज्यों के अधिकारों पर प्रतिबंध है। दूसरे शब्दों में कहें तो मूल अधिकार सरकार के विरुद्ध आम नागरिकों को प्राप्त है, कुछ अपवाद स्वरूप नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो फंडामेंटल राइट्स भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मैं आपको एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक एक आर्टिकल का जिक्र करूंगी। तो संविधान के भाग 3 में आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 13 के अनुसार केंद्र तथा राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जिसमें भाग 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का ट्रेसपास होता हो।
दूसरे संविधानों में भी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, परंतु कुछ संविधानों में ये अधिकार किसी भी समय विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर छीने जा सकते हैं। जैसे इंग्लैंड का मैं जिक्र करती हूँ कि इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट्स एक्ट किसी भी समय वहाँ की जो पार्लियामेंट है अमेंडमेंट कर सकती है। और कनाडा में भी वहाँ की पार्लियामेंट ने 1963 में बिल ऑफ राइट एक्ट पास करके कुछ अधिकार दे दिए हैं, जिस पर जो संसद है वो संशोधित कर सकती है। देखिए, इस मामले में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिका के संविधान का अनुकरण कर मौलिक अधिकारों को संविधान का एक अभिन्न अंग बनाया है। कार्यपालिका ही नहीं, विधानमंडल भी इन मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। आप आर्टिकल भी याद रखेंगे, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव ही नहीं, विधानमंडल भी इन मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस करूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये सिद्धांत यद्यपि न्यायालय द्वारा, आप ध्यान रखेंगे कि ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी सरकार को, शासन को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए कि कोर्ट के द्वारा ये इन्फोर्सेबल नहीं कराए जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ दिए गए ये भी याद रखेंगे, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। देखिए, इन सिद्धांतों को हर सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत किसके लिए होते हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं। और इसकी उपेक्षा करने वाली सरकार को विधि न्यायालय में तो नहीं, लेकिन निर्वाचन के समय, इलेक्शन के समय जनता की न्यायालय में उत्तर अवश्य देना होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़। और भारतीय संविधान के जो मूल प्रारूप में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 के द्वारा संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी शामिल किया गया, जिसका पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। किंतु ये कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ये कर्तव्य कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसको पालन करनी होगी? हर एक इंडियन सिटीजन को फॉलो करनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर केवल अधिकारों पर जोर देने से सोशल बैलेंस नहीं हो सकता था, इसीलिए जहाँ नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, वहाँ नागरिकों को मूल कर्तव्य भी निभाने चाहिए, जिससे लोग अपने अधिकारों का उपयोग ठीक तरीके से कर सकें और राष्ट्रीय प्रगति में सभी नागरिकों का सहयोग रहे। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब छोटी छोटी कुछ बातें और भी जल्दी से मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी। सिंगल सिटीजनशिप, देखिए, अधिकतर जो परिसंघीय देश होते हैं, एक व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक होता है और क्षेत्रीय इकाई का भी, जहाँ वह रहता है। जैसे अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है और साथ ही अपने राज्य का भी, जिसमें वह रहता है। स्विट्ज़रलैंड में भी तिहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में केवल सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है, राज्यों का नहीं। इसके लिए आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 5 to 11, जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। आप इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि सेकुलर स्टेट को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। वयस्क मताधिकार, देखिए, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है, निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। जो आरंभ में वोटिंग के लिए जो आयु रखी गई थी वो 21 रखी गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 61वां संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दी गई। तो आप देखेंगे वयस्क मताधिकार का प्रोविज़न दिया गया है। और मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर पूरा एक वीडियो बना हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर, मैंने आपको पूरा वीडियो में डिस्कस किया है, वो भी आप सुन सकते हैं। फिर भी एक लाइन में आपको बता दूं कि जो शक्ति पथकण का सिद्धांत है वो फ्रांसीसी की विधि विशेषज्ञ लॉ मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और मॉन्टेस्क्यू के अनुसार कार्यपालिका शक्ति का अर्थ ऐसे कार्यों का निष्पादन था जो इंटरनेशनल लॉ में आते हों। और इंग्लैंड में सिद्धांत को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संविधान में दिया गया। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी शक्ति पथकण सिद्धांत को अपनाया गया और यहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों शक्तियाँ अलग अलग रखी गई हैं, ताकि तीनों शक्तियाँ एक जगह केंद्रीभूत ना हो जाएं। तीनों शक्तियाँ क्या हैं? सरकार के 3 भिन्न भिन्न अंगों में निहित होनी चाहिए और कोई एक दूसरे की शक्ति के प्रयोग में बाधक नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप पूरा वीडियो सुन सकते हैं। एक चीज़ मैंने और डिस्कस की है, ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ये भी आप सुन सकते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी बायस। देखिए, भारतीय संविधान में परिसंघीय संविधान के सभी आवश्यक लक्षण विद्यमान हैं, फिर भी संविधान के अंतर्गत केंद्र को कुछ ऐसी शक्तियाँ दी गई हैं जिनका
इनका कुछ स्वरूप एकात्मक सा लगता है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 3 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति, जिसके द्वारा संसद कानून बनाकर किसी राज्य की सीमा घटा या बढ़ा सकती है, नाम बदल सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। इसी प्रकार आर्टिकल 352 से 360 में आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी पावर दी गई, जिसके अंतर्गत आपातकालीन घोषणा के बाद सारी शक्तियां कहाँ चली जाएंगी? केंद्र में। और केंद्र की कार्यपालिका को राज्य की कार्यपालिका को डायरेक्शन देने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 256 से 57 तक, इसके अंतर्गत कंकरेंट लिस्ट में किसी विषय पर यदि राज्य और विधानमंडल और संसद दोनों ही विधि बनाते हैं तो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि संसद द्वारा बनाई गई विधि के प्रतिकूल होने पर अमान्य होगी। तो कुछ परिस्थितियों में आर्टिकल 249, 252, 250, 253 के अधीन संसद राज सूची के विषय पर भी विधि बना सकती है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल और सुनना हो तो इस पे ऑलरेडी वीडियो है, आप सुन सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरी आज कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक आज डिस्कस की है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भारतीय संविधान में इतनी सारी विशेषताएं हैं, इसीलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी माना गया है। और ऑस्टिन ने भी कहा था कि आपको याद होगा कि इन सिद्धांतों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कहा था कि राज्य की सोल कहा था। तो हमारे यहाँ सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाई जाती। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और ताकि आपको मैं नई नई लीगल अपडेट्स देती रहूँ। थैंक यू।